रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा कल, आज और कल। यह खूबसूरत शहर 30 साल का हो चुका है और ग्रेटर नोएडा के अतीत, वर्तमान और आने वाले समय में लोगों की क्या सोच है, इस सीरीज पर हमारा आधारित यह कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा के वासियों के लिए है और ग्रेटर नोएडा के उन लोगों को हम इसमें जोड़ रहे हैं जिन्होंने इस शहर के विकास में सार्थक भूमिका निभाई है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने पर्यावरणविद, कवि और चिंतक ओम रायजादा जी। मैं उनका अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार रायजादा जी। हाँ, नमस्कार शर्मा जी। बड़ा ही प्रसन्नता है और मैं बड़ा गौरव की बात है कि आपने अपने रेडियो चैनल पर मुझे जोड़ा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, ये मेरे लिए एक सम्मान की बात। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा सटे हुए शहर हैं दोनों। आप नोएडा में से ग्रेटर नोएडा में आए तो कैसा लगा, और आप चूंकि दोनों शहरों में रह चुके हैं तो ग्रेटर नोएडा की वो कौन सी खास यादें हैं, खास बातें हैं जो आपके दिलो दिमाग में छाई रहती है, और अगर इस शहर से आप कहीं बाहर भी जाते हैं तो इस शहर की उन बातों की चर्चा करते हैं। जी बताइए। शर्मा जी, मैं यायावर प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ जी। तो मैंने अगर देखा जाए काउंट सही ढंग से तो नहीं किया है तो 8-10 तो राजधानियां मैंने देखी होंगी इस देश में। जी जी जी। और चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ में ज्यादा नहीं गया हूँ, थोड़ा ही गया हूँ। बैंगलोर और हैदराबाद भी देखा है मैंने थोड़ा सा। तो मुझे सच कह रहा हूँ आपसे कि बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ कि ग्रेटर नोएडा जैसा शहर नहीं मुझे मतलब कहीं भी लगा। मैंने भुवनेश्वर भी बहुत करीब से देखा है जो बड़ा प्लांट बनाया गया। मैंने चंडीगढ़ भी देखा है तो चंडीगढ़ तो चलिए ये है कि एक पुराना शहर हो गया है। तो यहाँ मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जिनकी वजह सबसे बड़ी बात ये है, एक तो इंक्रोचमेंट नहीं है, और अगर प्रशासन और शासन इसी तरह काम करता रहा तो शायद इंक्रोचमेंट होगी नहीं कभी। दूसरा ये है कि पेड़ पौधे, खूब चौड़ी चौड़ी खुली सड़कें और सर्विस लेन्स, हमारे जो पाइपलाइंस हैं गैस की या इलेक्ट्रिकल केबल्स जो हैं वो सब की सब अंडरग्राउंड है, तो साफ सुथरा दिखता है शहर जी। यहाँ आप भरोसा नहीं करेंगे कि मुझे अपने बचपन का याद आता है। यहाँ रात में तारे दिखते हैं। वाह। कभी अपने जब खुला आकाश हो तो मैं तारे देखने को तरस गया था। कई वर्ष में दिल्ली में भी रहा। तो 94 में 95 में मैं नोएडा में ही रहता था, सेक्टर 34 में रहता था। तब तो बिल्कुल एक शुरुआत थी। उन्हीं दिनों ग्रेटर नोएडा भी बसना शुरू हुआ था। फिर मैं शहरों की चकाचौंध मुझे दिल्ली की तरफ ले गई। फिर 8 वर्ष पूर्व में वापस ग्रेटर नोएडा आ गया। मैं सोचता भी नहीं था कि मुझे ग्रेटर नोएडा आना होगा, लेकिन जब मैं आया तो अब तो आप भरोसा नहीं करेंगे, मैंने ऐसे डिक्लेयर भी कर रखा है कि अब जीवन का अंतिम सांस इसी शहर में या इसी टाउन में मैं लेना चाहूँ। इतना अच्छा शहर है। जी जी। आपने पर्यावरण में बहुत काम किया है ग्रेटर नोएडा शहर में रह के। वो किस तरीके से आप प्रेरित हुए इस तरफ, या शुरू से ही ऐसा आपका रुझान रहा है? जी देखिए, ये जज्बात मेरे अंदर बहुत कई सालों से थे, मतलब 2-3 दशक से थे ये। लेकिन मैं उसको इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं या कुछ इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं पारिवारिक लायबिलिटीज से घिरा हुआ था जी। बच्चे पढ़ रहे थे और मैं ही एक अकेला घर में कमाने वाला था। पत्नी की मेरी हाउसवाइफ है। तो और पारिवारिक रूप से मैं इतना धन से इतना सुदृढ़ नहीं हूँ। तो बच्चे पढ़ रहे थे तो मैंने कर नहीं पाया मैं उसे। लेकिन जब बच्चे पढ़ गए, वो जॉब्स में आ गए और सब चीजें, मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे शुरू करना चाहिए। तो फिर मैंने जो है वो मिशन 1 लाख प्लांट्स का एक वो शुरू किया, जिसमें मैं सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे जो खास बात उसकी ये थी कि मैं लोगों से पौधे दान में मांगता था। अच्छा। हाँ,
और वो दान में दिए गए पौधे में फिर जगह जगह लगवाने का प्रयास करता था। आप भरोसा नहीं करेंगे या आपको इसका पता भी नहीं होगा कि इसकी पहल मैंने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में भी की। एक अनोखी पहल थी। एक टेलीविजन चैनल ने, नेशनल टेलीविजन चैनल ने इसको कवर भी किया था। मैंने मस्जिदों पर भी पोस्टर लगवाए और वहाँ कहा, वहाँ उनके जो नमाज पढ़ाते हैं उनको कहा कि आप लोगों से अपनी तकरीर में लोगों से आह्वान करिए कि वो एक पौधा यहाँ लेकर आए, समर्पित करें। मैं इसे धर्म से जोड़ना चाहता था क्योंकि मतलब धर्म से ऊपर कुछ माना नहीं जाता है हिंदुस्तान में, ज्यादातर ऐसा ही। गुरुद्वारों में भी मैंने पोस्टर लगवाए कि हाँ आप यहाँ पौधे का दान करें। आप बाकी चीजें तो करते ही हैं दान, तो पौधे का भी दान करें। और फिर वहाँ के जो वहाँ के जो मुखिया थे उनको कहा कि जो पौधे यहाँ इकट्ठे हो जाएं, उन्हें प्रसाद स्वरूप या तबर्रुक के तौर पर आप उन्हें लोगों को दें कि ये जो आप अपने घर में, गली में, अपने जहाँ सुरक्षित जगह ठीक समझे वहाँ इसको लगाए। उसके पीछे में एक भावना पैदा करना चाहता था कि जो चीज व्यक्ति को प्रसाद के तौर पर मिलती है उसे उसकी निगरानी, उसकी निगहबानी वो बेहतर तरीके से करता है। वन विभाग अगर कोई एक पौधा दे देगा या नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कोई पौधा दे देगी या कहीं से लाएगा तो उतने ढंग से उसे नहीं देखेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई धार्मिक स्थान से, किसी पवित्र स्थान से कोई लाया गया पौधा या वस्तु है तो उसे बहुत ही संभाल कर और सहेज कर होता है। उसमें मैंने शुरुआत में जब मैं लोगों से दान लेता था पौधे, ये हमारी अथॉरिटीज तो नहीं दे पाती हैं, पहले बहुत पहले दिया करती थी, एक दिन 2 दिन को एक पौधा देती थी, लेकिन अब उनकी अपनी व्यवस्था है तो वो नहीं दे पाती है। वन विभाग भी नहीं दे पाता था, अभी कुछ 3-4 साल से चला रहा है, तो उस वजह से मुझे लोगों से दान मांगना पड़ा। उसमें शुरू में मुझसे ये गलती हो गई कि मैं उन्हें खुली जगहों में लगवाने लग गया और वो बड़े महंगे 100-100 रुपए के नीम के पेड़ मैंने, लोगों ने दिए मुझे, 5-5, 10-10 हजार रुपए के पेड़ मेरे आंखों के सामने खरीद के दिए। तो वो नष्ट हो गए, वो आवारा पशुओं ने या लोगों ने तोड़ दिए उन्हें। हाँ, ये है कि थोड़ा उन्हें ध्यान देना चाहिए अथॉरिटी को और ज्यादा कि उन्हें पानी वानी लगाएं और जो वर्जेस हैं सड़कों के बीच के जो वो हैं एरियाज, उन्हें कन्फाइंड करें जिससे पशु उसमें न घुसे। फिर मैंने क्या किया कि उसके लिए फिर मैंने ये कहा कि पौधे की रफ्तार लगाने की कम भले हो जाए, लेकिन मैं ये पौधे जो भी लगाऊंगा वो कन्फाइंड प्लेसेस में, जहाँ चार दीवारी है, जहाँ रक्षा हो सके। कोई बड़ी टाउनशिप है, कोई बड़ी सोसाइटी है, कोई स्कूल्स है, कोई और ऐसे प्रांगण है, मैं फिर वहां लगाऊंगा। मेरी रफ्तार कम हुई, लेकिन वो काम मेरा मतलब अभी भी निरंतर जारी है, अनवरत जारी है और उसे मैं कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं आप, ऐसा नेक नियति का काम कर रहे हैं कि जिसको प्रकृति से जोड़ने का काम कर रहे हैं आप। एक बात मैं आपको रोक के और कहना चाहूंगा। इससे भी पहले मैंने एक काम जो शुरू किया है, वो अभी भी मुहिम मेरी जारी है, वो है पॉलिथीन और प्लास्टिक के खिलाफ अभियान। लोगों को मैं प्रेरित करता हूँ अपने गीत गाकर, अपनी बातें बताकर कि वो प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग कम से कम करें। उसके लिए मैंने जब प्लास्टिक और पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करेंगे तो लोग बहुत दफा सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं, तो उसके लिए फिर मैंने अपने ही पैसे से, नए कपड़े से, ग्रेटर नोएडा की कुछ महिलाओं को चुन के उनसे थैले सिलवाए और वो मैं कई सालों से बांट रहा हूँ, आज भी बांट रहा हूँ और आगे भी बांटता रहूंगा। एक तो उन महिलाओं को थोड़ा सा रोजगार मिल गया और दूसरा ये कि जो मतलब 10 पॉलिथीन लेने के बाद एक 11वीं पॉलिथीन उन 10 पॉलिथीन में के सामान को रखने के लिए यूज होती है, उसे कम से कम एक तो रोकेगा, मतलब 10% तो कम होगा। बिल्कुल सही बात। तो वो थैले बांटने का काम जो है वो मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ और लोगों को अपने गीत, चूंकि मैं कवि भी हूँ तो कविता में अपने गीत सुनाकर लोगों को ये बात समझाता हूँ कि भाई ये पॉलिथीन का जो है ये विनाशकारी है बहुत ज्यादा, तो इसे कम से कम यूज करें, जितना अवॉइड कर सके करें और अंततः इसे त्याग दें। अब हमारे श्रोताओं को ऐसी कविता सुनाइए जो उनको प्रेरित करे इस काम के लिए, और खास तौर पर वो बच्चे जो अभी नन्हे हैं उनकी समझ में जब आएगा तो वो इस सकारात्मक सोच को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। जी, तो मैं
वही कविता सुना देता हूँ अपनी। हाँ। पॉलीथीन जी वाली, या उससे पहले मैं जल संरक्षण के लिए भी काम करता हूँ। हाँ। तो एक छोटी सी कविता है जी जी वो मैं सुना देता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बचा लो बचा लो बचा लो भैया, झील नदी पोखर ताल तलैया। बचा लो बचा लो बचा लो भैया, झील नदी पोखर ताल तलैया। कूड़ा न डालो, रसायन न डालो, सीवर जो डालो संभाल करके डालो। पूजा की मूरत ना मेरी मुन्नी, भर भर के फेंको न पन्ना न पन्नी। न फेंको अठन्नी न फेंको रुपैया, झील नदी पोखर ताल तलैया। बचा लो बचा लो बचा लो भैया, झील नदी पोखर ताल तलैया। इस स्टेंजा में मैं ये बताता हूँ कि आप पन्ना पन्नी का मतलब तो वही पॉलिथीन हो गया। और सीवर जो है उसे ट्रीट करके डालें। लोगों को ये संदेश देता हूँ कि सीवर जो है ना ट्रीट करके डालें। और पूजा की मूर्तियां और पूजा का सामान आप नदियों में ना फेंकें। उनके लिए मैंने मुहिम भी चलाई, 2-3 वर्ष से मैं ये मुहिम चला रहा हूँ कि उसे आप नदियों में प्रोवाइड करने के बजाय उसे किसी साफ भूभाग में उसे गड्ढा खोद के, गहरा गड्ढा खोद कर वहाँ पर आप उसको दबा दें। बहुत ही खूबसूरत और मोटिवेशनल, लोगों को प्रेरित करने वाला आपका ये कविता है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और अभी मैं ये जानना चाहूंगा कि अब इस समय, क्योंकि आपने इतने सारे पेड़ लगाए, आप अपने उन लगे हुए पेड़ों को देखते होंगे तो आपके मन में जो उल्लास पैदा होता होगा या मन प्रफुल्लित होता होगा, तो आपने कोई ऐसी कविता भी सुनाई होगी, लिखी होगी, जो पेड़ों से बात करती होगी। इस विषय में तो मैंने कुछ सच कहूँ लिखा नहीं है, लेकिन हाँ मैं इस जगह आपको वो कविता सुना देता हूँ जो पर्यावरण में जो पॉलिथीन के लिए कोई यूज न करने के लिए या उसे खत्म करने रेडिकेशन के लिए चलिए वही सुनाइए कोई दिक्कत नहीं। वो सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो है कि सारी दुनिया दीवानी हो गई, बिना सोच समझ ज्ञानी हो गई। जो बनाया तभी सोचते सभी, कि गले की फांस होगी ये कभी। जो थे खुश हैं आज वही गमगीन। पॉलीथीन 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 पॉलीथीन, जहर फैलाए पॉलीथीन। अब देखिए इसमें स्टेंजा में मैं यही बताता हूँ कि तब तो हम बड़े खुश थे, लेकिन आज वही हमारे लिए मुसीबत का कारण बन गई है। खूबसूरत दिखाने, पैकेजिंग में सबसे ज्यादा यूज होती है। खूबसूरत दिखाने के लिए, ताजा छोड़वा सा खाने के लिए, पैक कर दी बची हुई भी जान, और समझते सजी हुई दुकान। क्या मिठाई और क्या नमकीन, पॉलीथीन पॉलीथीन पॉलीथीन। इसके एक दो स्टेंजा अगर आपके पास वक्त है तो मैं और सुना देता हूँ। जैसे हम लाते हैं पॉलीथीन या कोई भी चीज लाते हैं तो हम बाहर फेंक देते हैं। सुनाइए। लोग इतने नासमझ भी हैं कि कारों में बैठ के जा रहे हैं, उन्होंने चिप्स खाया और बाहर हाथ निकाला और उस कूड़े को फेंक देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। तो उसमें ज्यादातर पॉलीथीन और तो फेंक देंगे तो पहला काम यही करता, फेंक देंगे तो बनेगी गंदगी, रंगहीन होगी सारी जिंदगी। खाके इसको मरेगी ये गाय, या पिएंगे लोग उसमें ही चाय, जिसे कचरे से लाए कभी भी। पॉलीथीन पॉलीथीन पॉलीथीन, जो बहा देंगे तो होंगे अवरोध, नदी नालियां करेंगी क्या विरोध। होगा दरिया में कचरा पार, और नष्ट होगा जल संसार। मीठे पानी का हो या नमकीन, पॉलीथीन पॉलीथीन पॉलीथीन। हम ये नालियों से बहाते हैं, नालियों में
जो रुकावट का बहुत बड़ा कारण है वो पॉलिथीन होती हुई, पॉलिथीन नष्ट होती नहीं, गलती नहीं है, वो अंततः नालों में जाती है, नालों से वो नदियों में जाती है। और हमारा जो जलीय लोग समझते नहीं है इस चीज को, वो यही समझते हैं हमें जो आदमी दिख रहे बस यही दुनिया है। ऐसा नहीं है, पशु पक्षी भी हैं, जलीय जीव भी हैं, और इतने जलीय जीव हैं शर्मा जी, आपको पता भी होगा कि जिनका हमारे वैज्ञानिक और हमारे जो प्राणी विज्ञान के लोग हैं वो आज तक पता भी नहीं लगा पाए कि हमारे कीट पतंगे कितने और जलीय जीव कितने। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉलिथीन जो समंदर में जाती है आखिर में, और फिर वहाँ जलीय जीवों का नुकसान हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, हो सकता है आपको पता हो कि आज नमक में पॉलिथीन, वो पॉलिथीन अंदर है, समंदर की लहरों से रगड़ खा खा के वो वहाँ की नमक में मिल जाती है, और हम जो नमक वापस हम खा रहे होते हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि उस नमक में पॉलिथीन और प्लास्टिक के कण विद्यमान है। बहुत खतरनाक है ये सब। हाँ, अभी मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि ग्रेटर नोएडा में आप 8 साल से हैं, आपका सपना ग्रेटर नोएडा में कोई ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर है जो होना चाहिए और अभी नहीं है? देखो, यहाँ 2 चीजें रही जिनसे ग्रेटर नोएडा बना, मैं जल्दी में बता देता हूँ। जी। तो एजुकेशन हब है ये। हाँ, हब है या कहिए था इसलिए क्योंकि अब बच्चों को वो सब चीजें मिली नहीं। यहाँ बहुत कॉलेजेस है, हर तरीके के कोर्सेज के कॉलेजेस हैं। IIT रुड़की ने भी अपना एक छोटा सा प्रांगण बना रखा है यहाँ, तो एजुकेशन के लिए हब था। दूसरा, चूंकि ये नई यहाँ आबादी क्रिएट हो रही थी, तो यहाँ पर बिल्डर्स आ गए, उन्होंने घर बनाना शुरू किए। यहाँ अभी रोजगार के साधन नहीं है, मतलब वो रोजगार के साधन चूंकि नॉन पॉल्यूटेड यूनिट्स लगनी है यहाँ, खैर हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, आ रहे हैं लोग, लेकिन जो रोजगार के साधन जब तक नहीं क्रिएट होंगे तब तक यहाँ जो लोग रह रहे हैं या जो और जितने फ्लैट्स बने हुए हैं या बनने वाले हैं, उनमें लोग क्या करेंगे यहाँ रह के, क्योंकि यहाँ बहुत कम, ग्रेटर नोएडा में बहुत कम रोजगार के साधन है नोएडा की अपेक्षा। मतलब आपका मतलब ये है कि एक ग्रेटर नोएडा जब औद्योगिक शहर है तो इसमें उद्योग लगने चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा रोजगार मिल जाए। उद्योग नाम के वैसे उद्योग नहीं है, बहुत छोटे मोटे उद्योग है, इतना नहीं है कि जो यहाँ लोग को रहने के लिए, भाई रहता तो अपने वो काम के आसपास ही रहता है ना। बिल्कुल यहाँ से फरीदाबाद से तो कोई नहीं आएगा, बिल्कुल, ना पलवल से आएगा, ना कोई रोहतक से आएगा। बिल्कुल। यहाँ तो हर कोई व्यक्ति अपने काम के आसपास रहना चाहता है। नवयुवकों को या जो हमारी जो बेरोजगार युवक हैं, यहाँ के हों या बाहर के हों, तो वो चाहते हैं कि वो रोजगार उनको मिले और वो यहाँ रहे। और दूसरा ये चिकित्सीय सुविधाएं चंडीगढ़ में और वहाँ की मोहाली और दूसरे उसमें मैंने देखा कि हर सेक्टर में मतलब चिकित्सीय सुविधाएं हैं, हर सेक्टर में एक फायर ब्रिगेड का वो है, हर सेक्टर में एक विद्यालय है। यहाँ एजुकेशन का और उसका बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। जी। मतलब यह है कि हमने जो मकान बनाए वो बड़े लोगों के लिए बना दिए, छोटे लोगों के लिए बनाए, छोटे वर्कर्स के लिए नहीं बनाए। तो मतलब वो सरकार को या अथॉरिटी को या शासन प्रशासन सबको ऐसा सोचना चाहिए कि हर सेक्टर में कम से कम एक सरकारी प्राइमरी स्कूल हो, हर 3-4 सेक्टरों के बीच में एक जूनियर हाई स्कूल हो, और या एक इंटरमीडिएट तक का विद्यालय होना चाहिए। ऐसा विद्यालय होना चाहिए जहाँ कम फीस लगे। उन्होंने बनाई तो है, वो दलील तो ये दे देते हैं विद्यालय बहुत बने, लेकिन वो सब प्राइवेट है, उनमें फीसेस इतनी ज्यादा है कि लोग मतलब परेशान है। और इस कोरोना पीरियड में तो लोगों ने इसके लिए मुहिम भी चलाई हुई थी कि भाई फीस कम लो, आधी लो या ना लो, लेकिन वो उनकी भी मजबूरी है, उन्होंने महंगे प्लॉट खरीदे तो, और उनकी सैलरीज पे स्टाफ रखा हुआ है, तो वो कहाँ से देंगे, उनकी भी मजबूरी है। तो मेरा शासन और प्रशासन से ये भी अनुरोध है कि चिकित्सीय सुविधाएं और पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं भी ग्रेटर नोएडा में बढ़ाई। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर समय दिया और अपनी उन बातों को शेयर किया जो ग्रेटर नोएडा की खास बातें, और उन कमियों की तरफ भी इशारा किया जो ग्रेटर नोएडा में जिनकी कमी जनता महसूस करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रायजादा साहब। आपका भी धन्यवाद शर्मा जी। अभी आप सुन रहे थे ग्रेटर नोएडा कल, आज और कल की सीरीज में जाने माने कवि पर्यावरणविद ओम रायजादा जी को, जो लोगों को सजग कर रहे हैं और आने वाले दिनों की चिंता को लेकर वे पेड़, पोखर, ताल
तलैया, उन सब की चिंता करते हैं। ऐसे लोग ग्रेटर नोएडा शहर को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही लोगों के साथ मैं आपको जोड़ता रहूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।